डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 की वन शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ मैं। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स देखेंगे जो टॉपिक्स फेडरल बोर्ड ने आपके इस चैप्टर के लिए मुख्तस किए हैं। यानी कि फेडरल बोर्ड ने कहा है कि इस चैप्टर में इन टॉपिक्स में से आपका एग्जाम आना है। टॉपिक सिंपल है, एज सच कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी के बारे में है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिनोल की और अल्कोहल की आपस में जो है ना एसिडिटी का कंपैरिजन है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी एसिडिटी को आपने कंपेयर करना है। फिर ऑक्सीडेशन को देखना है और कुछ इसके रिएक्शंस को देखना है, अल्काइल बेंजीन को देखना है। तो इस सारे सिलेबस को जब आप ओवरऑल देखेंगे तो आपका जो ये चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर सारा चैप्टर ही आपका आ जाता है। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे तो वो चीज़ें सारी आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगी। सो पहली बात जो है ना वो कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, पहले तो कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल होता है बेटा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, उसे हम कार्बोनिल कहते हैं। पहले ये आप कह लें कन्वेंशन थी या रवाज था कि कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। ठीक है, मेरी काफ़ी बहस हुई थी इसके ऊपर 2019-20 में। सो उस वक्त जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स को कहते हैं। बाद में क्योंकि मैंने जो बुक लिखी थी उस टाइम, उसमें मैंने मेंशन किया था कि कार्बोनिल एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला कार्बोनिल हो। अब अगर इसके साथ हाइड्रोजन आ जाए, एक साइड पे फिक्स हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कोई भी, लेट्स से मैं कहता हूं आर ग्रुप है, एक साइड पे फिक्स हाइड्रोजन आ जाए तो वो कहलाता है एल्डिहाइड। वो कहलाता है एल्डिहाइड। अगर इस साइड पे कोई आर ग्रुप हो, यानी कि अल्काइल ग्रुप हो, फिनाइल ग्रुप हो, कुछ भी ग्रुप हो, उसे हम कहते हैं कीटोन। इस साइड की बात कर रहे हैं हम। अगर इस साइड पे OH ग्रुप आ जाए तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ लोग इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे क्लोराइड आ जाए या कोई हेलाइड आ जाए तो उससे हम कहते हैं कि एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड ग्रुप कहते हैं। अक्सर क्लोराइड कहते हैं क्योंकि अक्सर क्लोरीन यहाँ पे लगा होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे NH2 आ जाए तो हम उसे क्या क्या कहते हैं? अमाइड कहते हैं। यानी कि अमाइड क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड O NH2 जो है ये क्या हो गया आपके पास? अमाइड। RC डबल बॉन्ड OCl जो हो गया ये क्या हो गया? एसिड हैलाइड। RC डबल बॉन्ड OH जो हो गया एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OR जो हो गया ये हो गया कीटोन। RC डबल बॉन्ड OH जो हो गया ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। और RC डबल बॉन्ड OR जो हो गया ये एस्टर है। इसके अलावा क्या हो सकता है? दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके आपस में ये बना दें कंपोनेंट, जिसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास डेरिवेटिव्स में आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के। तो पहली क्लास कौन सी है जी? पहली क्लास हमने बोला कि पहली क्लास है अमाइड की। दूसरी क्लास कौन सी है? दूसरी क्लास है एसिड क्लोराइड की। तीसरी एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की। चौथी क्लास कौन सी है? कीटोन्स की। पांचवी हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। छठी जो है ना वो आपके पास एस्टर्स की हैं। फिर एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। इनमें जो पहली क्लासिफिकेशन थी ना, जो पहले पहले दौर में होती थी, वो अल्डिहाइड कीटोन्स को ही जनरलाइज किया जाता था कार्बोनिल कंपाउंड्स में, जो आपने पहले भी देखा होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग से डिटेल होती थी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये सारे ग्रुप्स हैं इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कहा करते थे। यानी कि ये जो चार ग्रुप्स हैं, 1, 2,
3 और 4, इनको कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कहा जाता था। अब ये सारा चैप्टर जो हमारा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और मोस्ट ऑफ द केसेस एसिड क्लोराइड के ऊपर है। ये जो पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ये किसके ऊपर है जी? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड के डेरिवेटिव्स के ऊपर। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। सो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने के लिए पहले तो आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है जी। हमने कहा कि C डबल बॉन्ड O और H है, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है R। अब देखें एसिडिटी की डिफाइन या एसिडिटी की डेफिनेशन आप क्या करते हैं कि एसिडिक कोई कंपाउंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो H पॉजिटिव या जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं वो डोनेट करता है। तो प्रोटॉन डोनेट कैसे करेगा? जितना ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, जितना ये बॉन्ड पोलर होगा उतना ही H पॉजिटिव जो है ना वो क्या होगा, जल्दी लीव कर जाएगा। ठीक है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें, सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। अब ये हाइड्रोजन पोलर कब होगा? जब ये से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ये से इलेक्ट्रॉन कब छीनेगा? इसकी बहुत सारी जो है ना वो आप कह लें कि वजूहात हो सकती है। उसमें से एक जो है वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन हम तो डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन, तो फिर ये तो सबके लिए सेम है, ये पूरा ग्रुप भी सेम होगा। मतलब जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड को और एसिटिक एसिड को, इसको, इस एसिड को और इस एसिड को, इसमें ये दोनों काम बने। तो फिर जो ये वाला ग्रुप है आर ग्रुप, इसकी बेस पे डिफाइन होगा कि ये ग्रुप इसको पोलर कर रहा है या नॉन पोलर कर रहा है। देखें अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीनने वाला होगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स, कि इलेक्ट्रॉन छीनने वाले ग्रुप्स हैं जी, तो ये इलेक्ट्रॉन से छीनेगा, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इससे छीनेगा, फिर अल्टीमेटली इससे इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब यहां एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि आप फॉर एग्जांपल हॉस्टल में रहते हैं, आप यहां पे क्या हैं, आप यहां पे हैं, ये एच आप हैं, आप रहते हैं हॉस्टल में, आप घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन घर वालों के साथ आपका एक भाई भी जो है वो दुबई में है या यूरोप में है, आपकी सिस्टर जो है ना अमेरिका पढ़ने गई हुई हैं, तो उनसे भी अगर आपको फंडिंग आ रही हो तो आप हॉस्टल में होते हुए कोई जॉब की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन घर वाले जो हैं वो आपको पैसे दे रहे हैं, आपके बहन भाई जो है ना वो भी आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपना हॉस्टल छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, या घर छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। सो आप कोई और मिसाल ले सकते हैं। बेसिकली मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, या सिंपल कहें कि आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसी फैमिली है कि जिसमें एक हस्बैंड और उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब वो फैमिली जो है ना वो क्या है, क्राइसिस में। तो अगर तो फैमिली बाकी लोग उनको हेल्प आउट करेंगे, मंथली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे उनको देते रहेंगे, तो उन्हें घर से नहीं निकलना पड़ेगा, वो स्टेबल रहेंगे। अगर उनके अखराजात बढ़ जाएं, उन लोगों ने किसी का उधार देना हो, तो ऑब्वियसली बच्चों को भी और उनकी वालदा को भी बाहर जाके जॉब करनी पड़ेगी, दे हैव टू लीव। ठीक है, तो यही आप हाइड्रोजन को समझ लें। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो तो उसको कोई जरूरत ही नहीं जानने की, लेकिन अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हो तो उसको फिर यहां से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब सर हाइड्रोजन से ही क्यों इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं, उस बेचारे का क्या क्या कसूर है? उसका कसूर ये है क्योंकि जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है कम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। बाकी सब जो है ना वो क्या है, सरदार है, 3.5 वाला है, 2.5 वाला है, 3.5 वाला है, ये छीन रहे हैं। इस बेचारे के पास ताकत क्या है, कम है। सिंपल सी बात। अब यही कॉन्सेप्ट आपकी बुक में उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, जरा उसको हम देख लेते हैं।
सो वो कहते हैं कि एसिडिटी जो है ना, उसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम पीके कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पीके। जितनी किसी की कम पीके होगी उतनी ही उसकी जो एसिडिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो पहला तो ये कंपैरिजन उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने ये बताया आपको कि जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं जिसको मिनरल एसिड कहते हैं हम, जिस तरह HCl हो गया, H2SO4 हो गया, वो ऑर्गेनिक एसिड से बहुत 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 ज्यादा जो है ना वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो उनके साथ तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। ठीक है। तो दो बातें आपने याद रख ली, पहले कि पीके वैल्यू, दूसरा जो है जितनी पीके वैल्यू कम होगी उतना एसिड स्ट्रांग होगा। दूसरा जो है ना वो जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ये ना हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो आप देखें जी एक में CH3 लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप है, एक में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक में क्लोरीन लगा हुआ है और एक में लिखा हुआ है HCl। तो आप इनको कंपैरिजन करके लेके आ जाए तो इसको छोड़ दें। ठीक है। मिनरल एसिड और मोर एसिडिक। सो अब पीके की बेस पे अगर देखें तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, ये दो मतलब कार्बन है, यानी कि एक में मिथाइल है, दूसरे में इथाइल है। जैसे जैसे ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, पीके वैल्यू बढ़ रही है, एसिडिटी क्या हो रही है, कम। ठीक है। लेकिन यहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें या फिर क्लोरो की बात बात करें या क्लोरो 3 की बात करें, तो उस केस में जो है ना उसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ जो है ना वो पीके वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, वो भी कम होती जाएगी। आल तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो फ्लोरीन के केस में है वो एसिडिटी उतनी नहीं बढ़ती जितनी कि क्लोरो के केस में बढ़ती है, क्योंकि फ्लोरो बहुत कम केसेस में हम फ्लोरो को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। 2.6 है, 2.9 है, ये थोड़ी सी अनोमली है। अदरवाइज जो है ना आपके पास क्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब प्रॉब्लम ये है, असल सिलेबस में हमारा उन्होंने पूछा क्या हुआ है, आपको याद हो तो सिलेबस में मैंने बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई एक्सप्लेन द रिलेटिविटी ऑफ क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाकी हमारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर था। तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आना है इंशाल्लाह। इसको नहीं छोड़ना आप लोगों ने, क्योंकि हमारी अभी जो प्रिपरेशन है वो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पेपर ओरिएंटेड प्रिपरेशन है, याद रखिएगा। सो क्वेश्चन आपका क्या होगा जी? क्वेश्चन ये होगा, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ क्लोरोक्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोएस्टिक एसिड इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एस्टिक एसिड, जस्टिफाई। इस तरह के और भी क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज में भी, इस तरह का क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ द क्लोरोएसिडिक एसिड्स। ठीक है। सो अब पहले तो आपने ऑर्डर लिखना है, परफेक्ट लिखा हुआ था आपकी बुक से ही मैंने पिक किया है इसको, रीराइट नहीं किया मैंने। पहले तो आपने लिखना है एसिडिटी ऑर्डर क्या है। 3 क्लोरीन होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने वाले ज्यादा होंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। फिर 2 क्लोरीन होंगे, फिर 1 क्लोरीन होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है? जिसमें 3 क्लोरीन है, फिर जिसमें 2 क्लोरीन है, फिर जिसमें 1 क्लोरीन है, फिर जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखेगा। सो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स जो बॉन्ड होते हैं कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल, वो एसिड क्या क्या करते हैं, एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड बनाते हैं। क्या क्या करते हैं? वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाते हैं। क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, hence the decrease the charge density of oxygen atom of the carboxylate ion, which stabilize the groups and make it less likely to bond with H positive ion. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये मैं आगे बताऊंगा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन वो स्टेबल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ना क्लोरीन CH2O, जब ये आयोनाइज होगा तो इसके आयोनाइज होने से
ये नेगेटिव आयन बना है प्लस H पॉजिटिव बना है, तो जो इस आयन की स्टेबिलिटी है वो बड़ा मैटर कर रही होती है। अब ये आयन स्टेबल क्यों है? क्योंकि नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन को कोई खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसकी जो नेगेटिव डेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। नेगेटिव डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही वो क्या होगा? ओवरऑल स्टेबल होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये पहले से नेगेटिव है, उससे ऊपर जो है ना और इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो इसको वीक कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आ जाए तो ओवरऑल जो है ना वो कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल होता है, एच पॉजिटिव आयन ओवरऑल नहीं निकल पाता और एसिडिटी वीक होती है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास इसी स्लाइड में है, वो है फॉर्मिक एसिड इज मच एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ये याद रखिएगा कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आना है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। पिछला भी एग्जाम माशाल्लाह आपका अब बहुत अच्छा गया था। तो हमने क्या कहा कि क्लोरो एसिडिक एसिड इज फार मोर बेटर देन नॉर्मल एसिटिक एसिड, 100 टाइम्स बेटर है। फिर हमने कहा फॉर्मिक एसिड ज्यादा बेहतर है, क्यों? एसिटिक एसिड से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारा जो एसिडिटी का टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है क्लोरो की एसिडिटी का, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अब कंपैरिजन बाद में करेंगे हम, वो टॉपिक बुक क्या एतबार से चल रहे हैं। वैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होना चाहिए था कि कंपैरिजन ऑफ द एसिडिटी ऑफ फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा, लेकिन अब हम चलेंगे बुक के एतबार से ताकि आप बुक को साथ साथ फॉलो कर सकें। तो पहला जो टॉपिक था वो आपके पास था जी, रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन विद हॉट अल्कलाइन KMnO4 विद डाइल्यूट एसिड एग्जाम्प्लिफाइड बाय मिथाइल बेंजीन। फिर उसके बाद ये जो सेकंड टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक्स अभी, बल्कि तीनों टॉपिक एक ही सीक्वेंस में आएंगे। हमारा अभी ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, अच्छा जी, ये बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, बहुत एक अच्छी एग्जांपल है। बेंजीन अभी तक आई गेस मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कंप्लीट करूंगा, तो वहां पे भी ये एग्जांपल मैं आपको पढ़ा दूंगा। सो बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, COOH, से हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म बेंजोइक एसिड। अब होता क्या है, जब भी आप KMnO4 को ट्रीट करवाते हैं किसी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन में लिखा हुआ है, KMnO4 जब ट्रीट करता है H2SO4 के साथ, तो वो ये करता है कि वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। अब ऑक्सीजन जनरेट करेगा तो उस ऑक्सीजन की बेस पे हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। सम टाइम ये रिएक्शन नहीं हो रहा होता, हम सम टाइम अल्कलाइन कंडीशन यूज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑक्सीजन। तो आप सिंपल फॉर्म ये चीजें समझ लें कि KMnO4 जो है उसका काम क्या है। KMnO4 का काम यह है कि वो आपके सिस्टम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब जब सिस्टम को ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड कर दी, अब ये ऑक्सीजन करती क्या है? ये ऑक्सीजन इसके पास आती है, कहते हैं भाई जो ना आप कन्वर्ट हो जाएं, तो कहते हैं चलो मैं कन्वर्ट होता हूँ, ये लो इसमें कन्वर्ट हो गया। कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, तो आप थोड़ी सी तो लिहाज करें। कहते हैं चलो जी मैं अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, तो फिर वो उसको कन्वर्ट करके इसमें ले आता है। तो ये जो दो अल्कोहल और अल्डिहाइड बनने होते हैं नॉर्मल केसेस में, वो नहीं बनते, डायरेक्ट इसमें कन्वर्जन होती है। तो आपका KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए अल्केन को डायरेक्टली वो कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, एग्जामिनर ये करता है कि आपका टेस्ट लेने के लिए वो आप ये एग्जांपल नहीं देता, वो एग्जांपल दे देता है ये वाली। अब आप परेशान, क्योंकि हमने तो मिथाइल पढ़ा है। तो पहले तो इस रिएक्शन में सिंपल एक चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है COOH में थ्रू मल्टीपल इंटरमीडिएट, जो कि कोई भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारा पास जो ग्रुप है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। फाइनली इसको हाइड्रोलाइज करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने एग्जांपल पिक की हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देखो पहले सिंपल सी बात है, मिथाइल है तो वो तो कन्वर्ट हो गया इसमें,
बाय मिथाइल हो या कितनी भी लंबी चेन हो, वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी सिवाय एक चेन के। और वो चेन कौन सी है भाई? वो चेन आपके पास है ये वाली। अगर टर्शरी ब्यूटाइल आ जाए तो फिर यहां पे ऑक्सीडेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे अप्रोच भी नहीं कर पाता। मिनिमम आप ये समझ लें कि मिनिमम इस हाइड्रोजन के पास एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, बाकी कोई भी आर ग्रुप आपके पास हो जाए विद बेंजीन या फिनाइल ग्रुप। अगर तीनों ग्रुप लगे होंगे बड़े बड़े तो वो फिर ऑब्वियसली नहीं अप्रोच कर पाएगा। तो यहाँ पे 3 ग्रुप की चेन थी, सारी सबको आप उड़ा देंगे और ये इसमें आ जाएगा। सर ये बाकी 2 कार्बन का क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसा है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसकी एक और एग्जांपल भी है, जहां पे है, इसको जाइलिन कहते हैं बच्चों। अगर ये पैरा पोजिशन पे हो तो पैराजाइलिन है। ये जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये भी इसी कंडीशन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 CH3 होते यहाँ पे तब भी ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ये इस तरह जो है ना, ये वाले ग्रुप्स ये कन्वर्ट नहीं होंगे, ये यहाँ से चेन ब्रेक होगी और डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा। यहाँ से चेन ब्रेक होगी, ये ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कार्बोनिल को हम अगर किसी और के साथ रिएक्ट मतलब मिला दें, किसी बेस के साथ, किसी एसिड के साथ, किसी हेलोजिनेटिंग कंपाउंड के साथ, क्या रिएक्शन होगा, क्या करेगा ये? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक रूम में बैठे हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा आपके पास आता है, मतलब वॉकिंग में 2 या 3 साल का बच्चा है, तो आपका उसके साथ रिएक्शन कैसा होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा? अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं तो आपको भी फील होगा कि ये छोटा बच्चा जो है ना, उसकी क्या फीलिंग होगी, ये बेचारा होगा कि इसे मोबाइल दिखाएं या इसे घुमाएं या इसे उठाएं या इसे कुछ चीज़ खाने को दें। तो वो सारा आपका रिएक्शन है। तो उसी रिएक्शन की बेस पे आपका बिहेवियर जो है वो डिसाइड होगा। यहां पे क्या है, यहां पे देखें, एक है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन इसको छोड़ के खुद चला जाए बाहर। दूसरा है OH ग्रुप। अब OH ग्रुप क्या 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 करेगा? OH ग्रुप इसको छोड़ेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल को लगा के खुद बाहर चला जाएगा। O नेगेटिव है तो वो किसी नेगेटिव को यहां लेके आके खुद बाहर चला जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि नेगेटिव जो है ना, वो नेगेटिव को निकाल के बाहर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या रिएक्शंस होते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। उस न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो कोई बाहर से आता है, कहता है OH तू यहां से निकल जा, वो यहां से निकल जाता है। तीसरी एक कंडीशन ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एज अ होल जो है वो रिएक्ट करे। एज अ होल वो रिएक्ट कैसे कर सकता है? इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो कार्बोनिल है, ये हाइड्रोजन से आप कहें कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले और ये इस सूरत में चला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड उड़ गया और अल्कीन बन गया। ठीक है, या फिर बहुत सारी और जो है ना वो पॉसिबिलिटीज हम आगे देखेंगे कि वो क्या क्या हो सकता है, वो हम सारा अभी देख लेते हैं। सो ये ओवरऑल जो है ना वो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी 3 रिएक्शंस होने हैं। तो रिएक्टिविटी बेसिकली क्या है कि कार्बोक्सिल ग्रुप शोज केमिस्ट्री ऑफ बोथ कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो तो हमें अंडरस्टैंड हो गया। कार्बोक्सिल इज रिटेन्ड, बहुत सारे केस में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो आपके पास वैसे का वैसा रहता है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो कैसे है? पहला जो रिएक्शन है जी, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, जो अभी अभी मैंने बात की, आपको समझाया कि हाइड्रोजन एटम की वजह से हो सकता है, OH ग्रुप की वजह से हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल की बेस पे हो सकता है।
ठीक है, वो तीनों बातें हमने अंडरस्टैंड कर ली। सो अब हम आते हैं जी पहले रिएक्शन पे, कि ऐसे रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन की वजह से हो रहे हो, तो भाई इसमें H पॉजिटिव एज एन एसिड काम कर रहा है ना, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड काम कर रहा है। आपकी बुक में तो रिएक्शन नहीं दिए हुए, यू कैन ऐड लाइक, अब ये एसिड के तौर पे कब काम करेगा, क्योंकि इसके पास जब बेस आएगी तो ये क्या होगा, सी डबल ओ नेगेटिव Na बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। तो ऐसे ही होता है ना, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, यही होता है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, तो ये एज एन एसिड काम कर रहा है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो OH ग्रुप की बेस पे, तो OH ग्रुप की बेस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको निकालेगा और खुद अब उसकी जगह ले लेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा आ सकता है, कोई हेलोजन आ सकता है, कि OR नेगेटिव ग्रुप आ सकता है, NH2 आ सकता है, वो सारे के सारे ग्रुप आ सकते हैं। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समटाइम वो ये कहता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ derivatives of carboxylic acid. How you can prepare carboxylic acid derivatives using simple carboxylic acid. या फिर आपको ये भी कह सकता है कि प्रिपेयर एसिटिक एसिड क्लोराइड, तो वो आपको फिर एसिटिक एसिड क्लोराइड का मतलब है कि आपने एसिटिक एसिड इस तरह आपके पास हो, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 वाला होता है, तो ये एसिटिक एसिड बन गया, तो यहाँ पे भी CH3 आपके पास आ जाएगा। तो पहला मेथड जो है वो है थायोनाइल क्लोराइड का मेथड। थायोनाइल क्लोराइड का मेथड बहुत फैसाइल है, बहुत अच्छा है, लैब में मैं इसको इस्तेमाल भी करता होता हूँ। क्यों, इसकी वजह यह है कि इसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अक्सर गैसेस होती हैं, SO2 और HCl। तो इसके गैस होने की वजह से मुझे ऐसा कोई फर्क इसके ऊपर नजर नहीं आता। सो एसाइल क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। आप ओपिरिडीन कर लें, ट्राइथैलामीन कर लें, मोस्ट ऑफ द केस हम यूज करते हैं पिरिडीन। अब इसमें होता क्या है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये SOCl2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होता है इस तरह का, तो ये क्लोरीन इधर अटैक करता है और OH ग्रुप को जो है ना ये अपने पास ले आते हैं। जब OH ग्रुप आता है तो ये बनता है HOS डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl बनता है। तो जिसकी बेस पे ये जो भाई साहब हैं ये दोनों इसमें से एलिमिनेट होते हैं और अल्टीमेटली आपके पास SO2 की सूरत में ये रिएक्शन आ जाता है। सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में OH ग्रुप को निकाल के कोई नया ग्रुप लेके आए, यही सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे। सो अब फास्फोरस हैलाइड, और फास्फोरस हैलाइड में भी दो हैलाइड है, एक है ट्राई और एक है पेंटा। अब ट्राई हैलाइड तो बड़े सिंपल है, आप अगर इसको देखें गौर से तो आपके पास क्या है जी, आपके पास 3 OH ग्रुप है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HOC डबल बॉन्ड O और R, और P जो है यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है। अब होता क्या है कि ये OH ग्रुप इसको रिप्लेस करता है, यानी कि ये इधर आता है और OH ग्रुप इधर आ जाता है, फिर ये क्लोरो ग्रुप इधर आता है और वो OH ग्रुप इधर आ जाता है। एक्सचेंज कह रहे हैं, तो आपके पास P किस फॉर्म में आता है जी, P आपके पास फॉर्म आता है POH, इधर भी OH। अब इस POH को हम कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम POH थ्राइस, या फिर H3PO3, इस तरह की फॉर्म लिखते हैं जो यहाँ पे हमारे पास है। बाकी क्लोराइड इन तीनों के साथ लग गया तो इसलिए ये 3 क्लोराइड आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिएक्शन है। सो क्या होता है जी, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग एसाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस एसिड कह सकते हैं आप। सो नेक्स्ट हाँ हमारे पास है POCl,
PCl5। अब PCl5 का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपके पास PCl5 पहले ये करता है, एक क्लोरीन को करता है रिलीज। अब क्लोरीन आई इससे रिप्लेस हो गई। अब रिप्लेस हुई तो आपके पास क्या बना, POH, Cl, Cl, Cl और Cl। अब जो OH है इसमें से और ये Cl है, ये क्या होते हैं, ये यहां से होते हैं एलिमिनेट। जब ये यहां से एलिमिनेट हुए तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बना, P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl और Cl आ गया। ठीक है, तो यहां से HCl जो है ना वो क्या हो गया, एलिमिनेट होके चला गया। So phosphorus pentachloride react with carboxylic acid in a cold state, producing acyl chloride and phosphorus oxychloride with evolution of fumes of hydrogen chloride। और ये सारे जो मेथड थे, अब आपने देखा है कि पहला वाला मेथड किसकी जी, एसाइल क्लोराइड। दूसरा वाला मेथड एसाइल क्लोराइड। तीसरा वाला सर एसाइल क्या होता है, देखो जब कभी भी आर के साथ Cl आए तो आर की नेचर पे इसका नाम होता है। आर अगर सिंपल अल्काइल ग्रुप हो तो ये कहलाता है अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। अगर आर जो है, जस्ट सेकंड, ये कहलाता है अल्काइल क्लोराइड। अगर आर आपके पास कोई बेंजीन है या कोई इस तरह का डेरिवेटिव है एरोमेटिक, तो ये कहलाता है अराइल क्लोराइड। लेकिन 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 अगर यहां पे ये वाला ग्रुप हो और इसमें आपके पास आर ग्रुप लगाओ, तो ये आपके पास कहलाता है अल एसाइल क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, ये समझ के सबसे हमने क्या कहा, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, ACYL एसाइल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम पता है क्या है, अल्कोइल क्लोराइड। और अगर एस एराइल करना है तो एरोइल क्लोराइड, YOYL, अलाइल क्लोराइड। सर नहीं समझ आई, देखो देखो सिंपल, ये क्या कहलाएगा, CH3Cl, ये क्या कहलाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अगर मैं बेंजीन लगा दूंगा तो ये कहलाएगा, अब बेंजीन को हम बेंजीन क्लोराइड नहीं कहते, बेंजीन को हम कहते हैं फिनाइल, तो ये कहलाएगा फिनाइल क्लोराइड। अगर मैं बेंजीन की बजाय बेंजीन के साथ एक CH2 ग्रुप ले आता हूं, यहां CH2 ग्रुप है फिर Cl है, तो ये फिर बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे डबल बॉन्ड लेके आऊंगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेके आऊंगा, अब ये बेंजाइल था तो अब ये क्या बन जाएगा, बेंजोइल, बेंजाइल क्लोराइड। पहले इसलिए बता रहा हूं कि बाद में आगे जाके हमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आनी है इसमें, तो इसका नाम नाम आपको आना चाहिए। हमने क्या कहा जी, कि अभी तक जो भी हमने पढ़े हैं वो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन थे। ठीक है, सिंथेसिस थी एसाइल क्लोराइड की या एसिड क्लोराइड की। अब यहां पर देखें बेटा, ये क्या है, नॉर्मल अगर होता तो क्या कहलाता, अगर ये होता CH2Cl, ये कहलाता इथाइल क्लोराइड। लेकिन अब ये क्या बन गया, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड बन गया, ये भी इथेनॉइल क्लोराइड बन गया। अब ऑक्सीडेशन है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इसके रिएक्शंस पूछ लेते होते हैं अक्सर। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, पूछेंगे ऐसे कि आपको समझ लग जाएगी कि पूछ क्या है। देखो, टॉलरेंस रिएजेंट, जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट कहते थे, शायद आपने लैब में भी किया हो, कि आप ये रिएक्शन करते हैं, जो आपके पास होती है टेस्ट ट्यूब, वो एक सिल्वर कलर की लाइनिंग उसके ऊपर आती है, लेयर आती है, और बाहर से जो है ना आपको एक ब्राउनिश शक्ल दिखना शुरू हो जाती है।
सो फेलिंग सोल्यूशन जो है वो आपके पास क्या है, ये भी एक ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रिएक्शन जो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करते हैं वही रिएक्शन फॉर्मिक एसिड भी देता है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी देता है। हाँ, फॉर्मिक एसिड क्यों दे रहा है? फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड या मेथेनोइक एसिड। अब प्रॉब्लम यह है कि मेथेनोइक एसिड में एक साइड उसकी ऐसी है जो बिहेव करती है, दिस साइड बिहेव लाइक एन एल्डिहाइड, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये एल्डिहाइड की तरह है। तो एल्डिहाइड की ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड कॉमन है, तो इसलिए ये जो साइड है ये रिएक्ट एज एन एल्डिहाइड, मतलब वही रिएक्शन कर रही होती है। टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट का भी काम करता है। अब होता क्या है इसमें, सिंपल है कि सिल्वर और कॉपर यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं सिल्वर में टेस्ट में या टॉलरेंस में, कॉपर यूज करते हैं हम कॉपर में। तो सम कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक मेथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले जो दो रिएक्शन है ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछेगा लाजमी। वो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है जी क्लोरो का आपस में कंपैरिजन। मेरे हिसाब से मैंने पेपर बनाया तो आपका वो पक्का पेपर आना है, वो क्वेश्चन आना है। दूसरा आपका कन्वर्जन ऑफ जो सिंथेसिस है बेंजोइक एसिड की वो। तीसरा ये वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मेथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय टॉलरेंस रिएजेंट with the with the formation of फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। ठीक है, तो सिल्वर मिरर कैसे बनेगा? क्योंकि सिल्वर खुद ब खुद बनेगा तो वो दीवारों पे चिपका रहेगा। सिंपल, आपके पास फार्मिक एसिड है या मेथेनोइक एसिड है, 2OH के साथ रिएक्ट करेगा अंडर अल्कलाइन कंडीशन, तो ये बना देगा आपके पास ये वाला कंपाउंड। व्हाट हैपेंड टू दिस वन? सो नेक्स्ट जो है आपके पास यही फार्मिक एसिड जो है, यही मेथेनोइक एसिड जो है आपके पास कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। लेकिन उनके कंपैरिजन में जब हम एथेनोइक एसिड की बात करते हैं तो एथेनोइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ। जब हम इसे डाइल्यूट करते हैं तो वो डाइल्यूशन की वजह से आपके पास जो है वो क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वाटर भी आपके पास एज अ प्रोडक्ट आ रहा होता है। तो वाटर एज अ प्रोडक्ट जब आपके पास आ रहा है तो यू कैन नॉट से कि ये वाटर जो है ये आपका इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये काफी कन्फ्यूजन कास्ट करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज है जिसमें मेंशन है कि मेथेनोइक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव करता है, और मतलब प्रोड्यूस करता है, और एथेनोइक एसिड जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो वो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन वाला एमसीक्यूज बन जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई सीधी सीधी बात है, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपैरिजन करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आपके पास pKa वैल्यू है, सिंपल सी बात है कि फिनोल एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो pKa वैल्यू रखा लो, जिसकी ज़्यादा कम वो ज़्यादा एसिडिक। दूसरा है जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है, प्रोडक्ट की क्या है स्टेबिलिटी, कि किसका प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल है। अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस पे मैटर करती है? तो पहला जी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैटर करती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। दूसरा पॉइंट कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये क्या है सर? देखो पहली बात सुनो, किसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तो आपको अंदाजा होगा ना, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सॉरी ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएंगे, इसको हम टाइप ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। जो बेंजीन में भी हमने क्या था कि बेंजीन में भी ये क्या होती है रेजोनेंस पॉसिबल होती है, कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इधर आते हैं, ये इधर आते हैं। तो रेजोनेंस जिसकी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे वो स्टेबल होगा, लेकिन रेजोनेंस में भी
जिसके नेगेटिव यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। टॉपिक ये कहता है कि कंपेयर, ये आपको मैं लिख के बता रहा हूं कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसा जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, मे भी आपके फाइनल एग्जाम में भी आ जाए। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट करना है। आपका एक सवाल होता है कि सर पीके वैल्यू को याद करना जरूरी है। जी जी जरूरी है, क्योंकि अब मेरे दो क्राइटेरियाज हैं। अब आप बता दें कि अच्छा जी पीके वैल्यू जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत कम होती है। बहुत कम नहीं बतानी भाई, आपने स्पेसिफिकली बतानी है एक एग्जांपल देके। तो यहाँ पे जो relative strength है weak acid as compared to their pKa values, the relative strength of weak acids as compared to their pKa value, हम वो फाइंड करते होते हैं कि किसकी pKa वैल्यू जो है ना वो कम है। जितनी कम pKa वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, पहले तो ये क्राइटेरिया जो ना आपके पास होना चाहिए, जितनी pKa वैल्यू कम उतना जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब पीके वैल्यू कंपेयर करें तो आपके पास पहला कंपैरिजन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो 4.8 है। किसका, एसिटिक एसिड का। क्योंकि ओवरऑल तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तो आप नहीं बता सकते ना, आपको एग्जांपल कोट करना पड़ेगी। तो आपने एग्जांपल कोट कीजिए एसिटिक एसिड की। दूसरी जो एग्जांपल है जी आपके पास वो है फिनोल की। फिनोल की 10 है और जो आपके पास अल्कोहल है उनकी क्या है, 16 है। तो इनके इस कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर अल्कोहल। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है जी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारे पास एसिटिक एसिड, ये जब आयोनाइज हुआ तो ये क्या हुआ, ये इस स्टेट से इस स्टेट में आया। पहले क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O OH में है, यहां से ये आयोनाइज होके CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में आ। तो यहां पे O नेगेटिव, यहां पे O नेगेटिव। अब ये क्या क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, दो। एथेनोएट आइन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। It spread over the whole carboxyl group between two electronegative atoms. सिंपल है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, फेनोक्साइड है। फेनोक्साइड सर ये क्या होता है भाई, देखो ये आपके पास क्या है, फिनोल है, ये इसके पास क्या है, OH है। तो मैंने कहा था कि जब आपने रिएक्शन लिखना है या एक्सप्लेन करना है तो फिनोल या बेंजीन के अंदर आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करने। तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये जब इलेक्ट्रॉन जो अपना प्रोटॉन है ये जब छोड़ेगा प्रोटॉन तो ये O नेगेटिव बन जाएगा। तो फिनोल जो था अब क्या बन गया, फिनोल, फिनोल से फेन ऑक्साइड बन गया। तो ये फेन ऑक्साइड जो है ना, अब इसमें क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा। तो यहां पे क्या था, यहां पे था नेगेटिव चार्ज, अब वो नेगेटिव चार्ज आया यहां पे। अब उसकी वजह से अब यहां पहले वाले में बॉन्ड उन्होंने गलत ड्रॉ किए हुए, क्योंकि अगर ये यहां पे आएगा तो ये फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, फिर वो सारा सिलसिला चलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, यहां पे आए और इलेक्ट्रॉन पहले से यहां मौजूद थे तो वो आगे ट्रांसफर हो गए। अब जैसे आगे ट्रांसफर हुआ तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज किस पे है जी, नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। क्या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीजन, क्या उसके ऊपर है, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म फार मोर लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म। फिर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अगेन है, ये नेगेटिव चार्ज अगेन कार्बन पे है। तो तीन ऐसी फॉर्म्स हैं रेजोनेंस फॉर्म जिसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। एक ऐसी फॉर्म है जिसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों ऐसे एटम हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और कार्बन के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नहीं है। तो इसकी दो फॉर्म बनी है और दोनों मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस फेनोक्साइड फॉर्म। सो फेनोक्साइड फॉर्म इज also stabilized due to resistance negative charge spread over the ring but between less electronegative atom। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान घूम रहा है, सो इट इज लेस स्टेबल देन एथेनोएट आयन। फिनोल इज देयरफॉर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, नहीं नहीं सर देखें ना ये 5 हैं वो 2 हैं,
उसके साथ इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लो कि जब मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस के दरमियान तो वो मोर स्टेबल होगा। सो एथोक्साइड आयन की वो पंजाबी में कहते हैं ना डोला उसी ना रोला उसी, कोई है ही नहीं इनके पास, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इसका जो है ना ये क्या है लोकलाइज है, कैद हुआ हुआ बेचारा। तो एथोक्साइड आयन ऑन द अदर हैंड हैज नो डिलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, so it will readily combine with H positive ion to reform ethanol। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, हाइड्रोजन आ जाओ, देखो मैं कितनी मुसीबत में हूँ, प्लीज़ 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 देखो, प्लीज़ प्लीज़ आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसलिए तो हमारी सारी जो है ना वो ख़वातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में, क्योंकि अगर डिपेंडेंट होंगी तो ऑब्वियसली वापस उसी बंदे के पास जाना पड़ेगा। आई एम अनस्टेबल ethoxide ion, please accept me। ethanol is less likely to lose H positive ion। क्यों? क्योंकि वो बेचारा स्टेबल नहीं है उसके बगैर। इट इज हार्डली एसिडिक। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड इज इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। सो ये स्पेलिंग जरा मिस्टेक है, एथानोइक एसिड है, फिर फिनोल, फिर एथानोल। ओके, यहाँ कमेंट्स में फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करना शुरू हो जाएंगे लोग। लेट्स क्लोज दिस टॉपिक। सो एथानोइक एसिड, फिनोल और एथानोल, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल। सो अब आ गए रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड। बड़ा ही सिंपल है लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है। एसाइल क्लोराइड आर द मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हर एक के साथ पंगा लिया होता है इन्होंने। सर ऐसा क्यों है? क्यों कि भाई साहब को जो है ना वो हर वक्त गुस्सा आया होता है कि ये की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5 है, इनकी 2.5 है, क्लास डिफरेंस है। तो अब ये भाई साहब इनके साथ खुश नहीं है तो इन्होंने इसको लीव करना है। अब लीव करना है तो उसका कोई ना कोई सब्सिट्यूट चाहिए। तो OH आता है तो कहते हैं यार ठीक है OH है, हम OH एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं OH नहीं तो खैर है कोई नहीं, NH2 ही आ जाए। अच्छा NH2 नहीं तो चलो खैर है फेनोक्साइड आइन ही आ जाए, एथोक्साइड आइन आ जाए, फेनोक्साइड आइन आ जाए, सारे आ जाए, बस क्लोरीन को निकालो। तो ये सारे जो है ना ये भाई साहब अगर कोई ना मिले तो खैर है कोई नहीं, हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही आ जाए तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं, आई कैन एक्सेप्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ कार्बोक्सिलेट कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्बोक्सिलेट भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, आई कैन एक्सेप्ट, आई कैन एडजस्ट नाउ। ठीक है। सो ये क्लोरीन जो है ना यहाँ से लीव करेगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब NH2 लाजमी नहीं है कि NH दो हाइड्रोजन लेके आए, N के साथ एक ग्रुप भी आ सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड N आपके पास आ सकते हैं। समटाइम आप इसको ये वाला भी लेके आना चाहें, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आप लेके आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है अगर हम देखें रिएक्शंस के ऊपर। तो रिएक्शन में पहला जो है वो क्या है, अल्कोहल्स के साथ है। अल्कोहल्स का सिंपल तरीकाकार है भाई। तो ये वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हम अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो और तुम कार्बोनिल के पास चले जाओ। तो ये होता क्या है कि यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन जो है ना वो रिप्लेस होते हैं, बाकी हिस्सा आपस में जुड़ जाता है। तो ये HCl बनाते हैं, बाकी हिस्सा आपस में जुड़ गया। देखो सिंपल सा रिएक्शन है, Cl है और यहाँ पे क्या है H है और R है। तो ये जो है ये आपस में मिल जाते हैं और बाकी हम उनको जोड़ देते हैं। तो आपके पास क्या बचता है, अल्टीमेटली आपके पास एस्टर्स बचते हैं। तो इसको एस्टरिफिकेशन भी कहते होते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट फिशर एस्टरिफिकेशन, क्योंकि फिशर एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो आप यूज करते हो। सो पहला रिएक्शन किसके साथ था जी? पहला रिएक्शन है जी अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ क्या हुआ, एक तरफ से हाइड्रोजन निकला, एक तरफ से Cl निकला, बाकी पार्ट आपस में जुड़ गया। फिनोल के साथ भी एग्जैक्टली सेम होना है, बस इसके यहाँ पे इथाइल था, यहाँ पे अब फिनाइल आ जाएगा। फिनाइल C6H5 भी लिखते होते हैं, फिनाइल समटाइम बेंजीन रिंग जो है ना वो पूरी भी लिखते होते हैं। अब बेंजीन रिंग पूरी लिखने के लिए सर रसलान ने कहा हुआ है कि भाई आपने बेंजीन के बॉन्ड्स ड्रा करने हैं,
तो बॉन्ड्स ड्रॉ करने की सुस्ती से बचने के लिए बच्चे C6H5 लेके आ जाते हैं। फिर कहते हैं सर कैसा लगा मेरा मजाक। हाँ, तो कोशिश किया करें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त, अगर खाली आपने एग्जाम्पल के तौर पे शो करना है फिर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई टू राइट दिस, स्पेशली जब बेयरिंग खुद इन्वॉल्व हो तब। तो यहाँ पे आपके पास फिनाइल एथेनोएट आपके पास आ गया। फिर हाइड्रोलिसिस है, कोई नहीं मिला तो पानी पी लो, कोई ड्रिंक अगर नहीं मिल रही तो आप पानी पे गुजारा कर लो। तो ये क्या होगा कि पानी के साथ भी वैसा ही रिएक्शन करता है। तो आपको ये सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड होगी कि प्रोटॉन डोनर या फिर कोई भी एसिडिक, थोड़े से भी एसिडिक अगर आपके पास कोई ग्रुप मिल जाए तो एसिड क्लोराइड भाई क्या करता है, एसिड क्लोराइड उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये एसिड क्लोराइड इज टू मच डेस्परेट, ये बस कहता है कि सांस चलनी चाहिए बस। सो क्लोरो जो है वो क्या है, क्लोरो इसके साथ खुश नहीं है तो ये इसको लीव करना चाह रहा है। देखिए बेचारा, दे आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो वो अब इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है कि वो अब आप कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, हमने जैसे ऑप्शन देखने चले जाने। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर अमोनिया अवेलेबल हो तो क्लोरो ग्रुप जो है ना वो अमोनिया से भी हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। एक चीज हमें समझ आ गई भाई कि अमोनिया को, सॉरी एसिड क्लोराइड को क्या चाहिए, एसिड क्लोराइड को चाहिए कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, सांस चलनी चाहिए। वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर से आए, वाटर फैमिली का हो, अमोनिया फैमिली का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का हो, अपने खानदान में हो, दूसरे खानदान में हो, भाई हमें हाइड्रोजन चाहिए। सो अब ये क्या करता है, ये अमोनिया से बात करता है, अमोनिया भाई आपकी मेहरबानी होगी, आप अपना एक हाइड्रोजन मुझे दे दें और आप इधर आ जाए। तो ये यहां से हाइड्रोजन पिक कर लेता है और ये अमाइड बन जाता है। ये अमाइड डायरेक्ट नहीं बनता कार्बोक्सिलिक एसिड से, याद रखिएगा। पहले सॉल्ट बनता है अमोनियम सॉल्ट, फिर उसमें कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें चक्कर ही कोई नहीं, इसमें सीधा हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ चला जाता है। सो एसाइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अमाइड। द हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, जो कि रिएक्ट करता है एक्सेसिव अमोनिया से टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। जो HCl है उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, तो जो बाकी है वो आपके पास कह लें कि अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में आ जाता है। सो अब आप रिएक्शन करेंगे जी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड का, तो वो भी एग्जैक्टली सेम है, कोई नई चीज नहीं है। उनसे भी ये क्या कहते हैं कि देखिए ना, आपके पास हाइड्रोजन है, मुझे भी हाइड्रोजन की जरूरत है, तो आप एक काम करें कि आप मेरा क्लोरीन जो है ना वो, मैं अपने क्लोरीन के लिए आपके हाइड्रोजन का हाथ मांगता हूं। तो उधर से उन्होंने इसको ऐसे करें, ठीक है, हैप्पी मैरिज। सो अब HCl अगेन जो बना होगा वो फिर क्या क्या करेगा, वो अमोनियम के साथ ऐड करके सॉल्ट बना देगा, डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, सिंपल से रिएक्शन से। सो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें जो है ना वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब आते हैं जनरल मैकेनिज्म के ऊपर, इसको कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आप अगर स्टार्ट में देखें तो आपको उन्होंने स्टार्ट में एक चीज बताई हुई है कि हमने ये वाला पढ़ लिया जी, KMnO4 वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, फेलिंग सोल्यूशन, ये एस्टिफाइड MnO4 ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब ये सारा टॉपिक हो गए, वेरी गुड। सो हमने एस्टर की प्रिपरेशन भी देख ली, एसिड क्लोराइड के रिएक्शन भी देख लिए, रूम टेम्परेचर, ये सारे रिएक्शंस हम देख चुके हैं, अमाइड भी देख चुके हैं, ये वाला देख चुके हैं। अब आखिर में आता है जी कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। और थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, हमने पानी भी ऐड किया हुआ है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे। एसिड क्लोराइड, ये दो टॉपिक अभी हमारे रहते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म रहता है हमारा, और एक हमारे पास एसाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड और एराइल क्लोराइड। सो हमारे पास अब हम जिस टॉपिक पे हैं वो क्या है जी, मैकेनिज्म। इसको कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले वाटर इसमें ऐड होता है, फिर क्लोरीन जो है वो
या HCl इससे रिमूव होता है। पहले क्या होता है, इसमें वाटर ऐड होता है, जिसको हम कहते हैं एडिशन। फिर क्या होता है, फिर इसमें HCl एलिमिनेट होता है, एलिमिनेशन। अच्छा, आपको याद हो व्हाट, इस केस में जहां हम एडिशन करते थे तो क्या होता था कि एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होता था, एक तरफ OH आ जाया करता था। सिंपल ये वही होता था ना हमारा। यहां पे भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन उसको आप समझने के लिए इस तरह समझिए कि हमारे पास कार्बोनिल है, डबल बॉन्ड है, एक तरफ H ऐड होगा जो OH को OH बनाएगा, और एक तरफ OH ऐड होगा जो खुद OH रहेगा। बाकी ग्रुप्स आपके पास सेम रहेंगे। अब इसको इस मैकेनिज्म के तहत हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो टेक्निकली वी कैन से दैट इसने अटैक किया कार्बोनिल के ऊपर, जो बॉन्ड था वो चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, ये बन गया O नेगेटिव, और यहाँ क्या बन गया, वाटर। अब इसने यहां पे भी मैं क्या बोलूं उनको, इसने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर और उसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। तो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में वी कैन से दैट देयर इज अ कार्बोनिल। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं बच्चों। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी करते होते हैं हम कि यहाँ लोन पेयर से अटैक करवाते हैं और वो नेगेटिव बनता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो हम थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे बुक वालों को, यहाँ अटैक करवाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जब ये नेगेटिव बन गया, अल्लाह पूछे इन जालमों से, इन्होंने कोई भी रिवर्स नहीं लिखा हुआ, और तो यहाँ नेगेटिव बना बच्चे, यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इधर से जो है ये क्या हुआ, हाइड्रोजन पे अटैक हुआ और ये इधर आ गया। अब आपके पास क्या बना, आपके पास ये वाली स्पीशी बन गई, जिसमें क्या है, एक R है, एक OH है, एक OH है, एक Cl है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ना, चार है, टेट्राहेड्रल sp3 ज्योमेट्री। अब इस सिचुएशन में जो इंटरमीडिएट कहते हैं, जो दरमियान में बनने वाली स्पीशी है, वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब क्या होगा, अब ये HCl यहां से H और Cl रिमूव होंगे। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन, वैसे टेक्निकली ये होता है कि बाहर से कोई स्पीशी आती है, इस हाइड्रोजन को पिक करती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ये यहां से क्लोरीन को निकाल देता है। लेकिन यहां पे क्या है, ये वाला कंपाउंड कम स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो इसलिए ये क्लोरीन जो है वो निकलता है। जब क्लोरीन निकलता है कैसे, ऊपर से लोन पे नीचे आता है, क्लोरीन को यहां से रिमूव कर देता है। जब क्लोराइड आइन एक्सपेल होता है तो वो फिर बदला लेने आता है। क्लोराइड आइन यहां से निकला, डबल बॉन्ड बन गया, अब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के लिए क्लोराइड ने अटैक किया और अल्टीमेटली अब आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। इसका दूसरा मैकेनिज्म भी है जो मैंने पहले बताया कि हम इसको अटैक करवाते हैं, इसके ऊपर OH नेगेटिव बनता है, OH नेगेटिव फिर उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि फिर अगेन यही वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है और उसके बेस पे हम इसमें आ जाते हैं। लेकिन वी हैव टू फॉलो द मोस्ट ऑफ द केसेस, अब हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसके रिलेटेड चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं। सो अब हमारा असल टॉपिक आता है अराइल, अल्काइल और एसाइल क्लोराइड। अब आपको ये तो अंडरस्टैंड हो गया होगा जो मैंने लेक्चर्स के स्टार्ट में बोला था कि अराइल क्या होता है, एसाइल क्या होता है, अल्काइल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे जी पहले वाला केस, ये वाला केस कौन सा है जी, ये है एसाइल। ये वाला केस कौन सा है, ये है अल्काइल। और थर्ड केस जो है ये वाला कौन सा है, ये आपके पास क्या है, एराइल। सो अब इनकी बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि कौन जो है पानी जल्दी पी लेगा, पानी के साथ रिएक्शन कौन जल्दी कर लेगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहले सबसे ज्यादा जो हाइड्रोलिसिस होगी वो क्या होगी जी, एसाइल की होगी। ये थोड़े से ना आपने गौर से सुनना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सी और आर की गलती जो है ना, वो आप, मैं अक्सर अक्सर कहता होता हूँ ना कि एक नुक्ते ने आपके प्यार को प्याज बना दिया है। तो ये अगर आप एसाइल पहले लिख देंगे और अराइल आगे लिखेंगे फिर तो ठीक है, लेकिन अराइल पहले लिख देंगे और एसाइल बाद में लिख देंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना।
तो सर अब हम इसको कैसे समझें भाई? एक तो ये समझ लो कि एसाइल के सी से आप कार्बोनिल याद रख लो, एसाइल के सी से कार्बोनिल रख लो, और एराइल के ए आर से एरोमेटिक याद रख लो। अब अल्काइल के ए एल के से एल्केन याद रख लें भाई, एक याद रख लो, बाकी आपको याद रहेगा। सो एसाइल क्लोराइड में क्या होता है कि कार्बोनिल जो है ना वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होता है। कार्बन जो है वो क्या है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ऑक्सीजन, दूसरा क्या है क्लोरीन। अब ये बेचारा क्या है, ये बेचारा परेशान है। अब हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत ज्यादा परेशान है, तंग आया हुआ है, इसके ऊपर अटैक करना जो है वो क्या है, आसान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कोई आके आपसे पूछता है कि क्या मसला है, तो आप कहेंगे यार मैं एक दोस्त है, उससे मैं बात करता हूँ, तो वो मुझे कोई ना सारी एनर्जी ड्रेन होती है, वो बात ना करूँ तो वो कहता है कि भाई बहुत बड़े हो गए हो आप लोग, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, वर्स एवर, लंबी कहानी हो जाएगी। सो वो कहता है कि वो टाइम मांग रहे हैं मेरे पास, टाइम नहीं देने को, तो कहते हैं छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं, तो मैं मेरे साथ पढ़ना पढ़ना शुरू कर दो। सो वो बेचारा टॉक्सिक रिलेशन में है, दो टॉक्सिक फ्रेंड मिल गए उसको जो उसको पढ़ने नहीं दे रहे, तो इसलिए वो परेशान बैठा है, तो कोई और इसके ऊपर अटैक कर के लेके चला जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है दे आर हाईली टॉक्सिक, उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो ये बाहर से कोई ऐसा जो है ना वो किसी ऐसे की तलाश में है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, ये इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो ऑब्वियसली उसी की तरफ ही जाएगा। सो डिस्प्लेस द क्लोरीन एटम एंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ अकर मोस्ट रेडियली। सो एसाइल क्लोराइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के साथ अटैच है, सो थोड़ा सा कम मसला है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोनिल एज कंपेयर टू दिस कार्बोनिल, से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, थोड़ा सख्त हो गया। पीछे रही बात अराइल की, ये तो भाई एक हैप्पी रिलेशन में है, इसको कोई मसला नहीं है, इसका दोस्त बहुत अच्छा है, खाना भी खिलाता है इसको। तो अब इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। The lone pair of chlorine is involved in resonance and is delocalized over the ring. So chlorine कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सो एज अ रिजल्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है डिफिकल्ट टू ब्रेक होगा। इवन द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो फिर उसको रिमूव करेगा, तो हाइड्रोलिसिस विल नॉट अकर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, सो इसकी हाइड्रोलिसिस जो है ना, इनका जो बॉन्ड है वो तोड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो क्लोरीन जो है वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, सो अब हमने तीन तरह के जो है ना वो रिलेशनशिप देखे हैं भाई। एक इनका जो हाईली टॉक्सिक है, कार्बन बेचारा जो है ना वो बड़ा परेशान है, तो इन दोनों को छोड़ के वो किसी और के साथ जाना चाह रहा है, तो कम से कम एक को छोड़ना चाह रहा है, तो वो है क्लोरीन। दूसरा जो क्या है वो है CH2, ये भी क्लोरीन से तंग है। तीसरा जो है वो कहता है कि क्लोरीन है तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ सकता क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन दे के आप इसके साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। सो पहला बॉन्ड ब्रेक करना आसान, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल, तीसरा बहुत मुश्किल। पहला टॉक्सिक, दूसरा थोड़ा सा मीडियम, तीसरा जो है ना मेड फॉर ईच अदर। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी द लॉन्ग क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अच्छा, अभी तक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये रिएक्शन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जरा एक्सरसाइज के MCQ की तरफ जाएंगे तो फिर वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। टाइम बच्चों ज़्यादा लगता है इसलिए कि मैं नहीं चाह रहा कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि आपको मैं बता दूं और वो सरसरी सा बताऊं और आपके एग्जाम में वो आ जाए, तो मैं चाह रहा हूं कि आप पूरा टाइम दे के हक अदा कर सकूं। सो विच रिएजेंट कुड वुड यू यूज टू कन्वर्ट टॉल्यूइन टू बेंजोइक एसिड? सबसे बड़ा मसला बच्चों को नॉमेनक्लेचर नहीं आता होता,
तो कोई कहे कि भाई इसको ये होता है टॉल्यूवीन, इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे हाँ सर KMnO4, ठीक हो गया। एसिटिक एसिड और PCl5 के अगर हम रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको पता है कि ये आपके पास बनेगा, लेकिन जब ये यहाँ पे CH3 आता है तो ये स्पेसिफिकली CH3 मैक्सिमम ना, CH3 जहाँ पे भी होता है ना उसको ACT या एसीटा यूज करते हैं। अब अगर दोनों तरफ से CH3 हो तो एसीटोन हो जाएगा, एक तरफ CH3 हो तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, एक तरफ OH हो तो अब ये एसिटाइल क्लोराइड, तो ये एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, एस्टेट तो एनहाइड्रेट तो बनेगी नहीं ना, वो तो हमें पता है। एसीटोन का हमें पता है कि एसीटोन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। Which of the following is strong oxidizing agent? KMnO4 strong oxidizing agent among all. So in term of acidity, which one of the following is most acidic? भाई इस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैथानोल और फिनोल तो गए, अल्लाह हाफिज। क्यों? एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन देम, वो तो निकल गए। पीछे फार्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड का। तो भाई आपके पास जो है नॉर्मल एसिड, दूसरा है फिनाइल। फिनाइल रिंग बुखी होती है जो है वो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये स्टेबल है इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है इसके अंदर, दैट दे आर मोर स्टेबल। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत नहीं है। सो इट कैन एक्ट एज अ डोनेटिंग, इट कैन एक्ट एज अ विदड्रॉइंग डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच्ड। अगर यहाँ पे लोन पेयर होता तो ये उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता उस केस में। अब यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड और फार्मिक एसिड की आपको पीएच देखनी पड़ेगी और उसकी बेस पे इनको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सो अगर हम कंपेयर करें इसको बेस्ड ऑन देयर पीकेए वैल्यू, सो यहाँ पे हमारे पास फार्मिक एसिड का उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, सो हम यही कंसिडर करेंगे कि फार्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस वो अपने स्क्रू से फिनाइल रिंग काम कर रही होती है, इसको छेड़ती नहीं है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट उसका इस केस में डोनेटिंग हो रहा होता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड एक नॉर्मल स्टेट में होता है। What happened when benzoyl chloride react with acid with water? तो benzoyl chloride अगर react करेगा तो benzoyl, अब यहाँ क्या है OYL, benzoyl chloride। तो benzoyl chloride ये क्या होता है, जरा इसको जरा चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। अच्छा, इसको जरा एक दफा आप यू कैन रिकन्फर्म, देयर इज नो इशू। मेरे जहन में इनकी पीके वैल्यूज नहीं है, तो सम टाइम बच्चे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर जी ये तो आपने थोड़ा सा ये कर दिया। अब ये आपके पास है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड जो है वो क्या है, इसमें जब आप वाटर ऐड करते हैं तो वाटर यहाँ पे जो क्लोरीन है ये इसको मिला के क्या करता है जी, ये इसको इसमें ले आता है OH में। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड और साथ में HCl बनेगा, अंडरस्टूड। मैकेनिज्म फॉलो बाय साइक्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल, सेम अल्कोहल के साथ करे, अमोनिया के साथ करे, किसी के साथ साथ भी वो रिएक्शन करेगा तो वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हाइड्रोलाइज मोस्ट रेडिली। अब ये ऐसा एमसीक्यूज है भाई, ये तो मैं पेपर जब बनाऊंगा तो आपको एग्जाम में दे दूंगा, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड। फार्मिक एसिड के बारे में याद रखिएगा, ये ऐसा एसिड है जो पूरे एसिड की बरादरी में से यूनिक है। ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देता है, और इसका दूसरा नाम जो है ना वो क्या है, मेथानोइक एसिड। सम टाइम मेथानोइक एसिड लिखा होता है, सम टाइम फार्मिक एसिड लिखा होता है। बच्चे कहते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है जी। relative acidity ऑफ क्लोरीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ना दो बातें हैं, आपसे वो ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, यहाँ तो डोनेटिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ डोनेटिंग लिखा हुआ है तो वैसे ही चला गया। लोअरिंग द पी कार्बोक्सिलिक पीकेए, आप इसको कुछ कह सकते हैं, बट रिलेटिव एसिडिटी इसकी वजह से नहीं होती, दो वजह से होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नेचर ऑफ क्लोरीन, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो मोस्ट जो आपके पास क्या है अप्रोप्रिएट आंसर वो है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है
जो कंजुगेट बेस बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, उसकी स्टेबिलिटी की बेस पे ही इसकी जो एसिडिटी है वो डिफाइन हो पाती है। एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है क्या होता है, न्यूक्लियोफिल फाइल अटैक करता है, हमने कहा था ना वाटर अटैक करता है कार्बोनिल के ऊपर। वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनोल, क्योंकि उसका जो है ना दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये भी कह सकते हैं दे हैव पीके जो है ना उसका कम है तो उसकी वजह से ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शन में नहीं है। हाउ डज क्लोरीन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये इट इंक्रीज एसिडिटी बाय विथड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला एमसीक्यूज और ये वाला एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 9 एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट गिवन है तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे ये वाला चूज करेंगे। So which of the following statement about the addition and elimination mechanism of acyl chloride is correct? The nucleophile attacks the carbonyl carbon form tetrahedral, मैंने बताया था डिटेल, इसलिए डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि आगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आया हुआ था। What is the major difference in the oxidation product of ethane dioic acid and methane dioic acid when treated with acidified KMnO4? तो मेजर जो आपके पास डिफरेंस है वो क्या है, एथेनोइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है पहले, मेथेनोइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्रोड्यूस करता है। जब एथेनोइक एसिड के अंदर पानी ऐड करते हैं, यानी कि एसिडिफाइड आपके का जो एसिड है वो एक्वस ऐड करते हैं, तो उसका ओवरऑल पानी का जो बाय प्रोडक्ट है वो फिर शो होता है, और तो ऑब्वियसली पानी उसी के साथ आता है। तो इसको हम एज अ मेजर डिफरेंस कंसिडर करते हैं, बट दिस एमसीक्यूज इज आल्सो क्वेश्चनेबल, हु नोज के जो वाटर है वो वहीं से आया हो। बाकी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो है मैंने एड्रेस कर दिए। पहला क्वेश्चन है राइट एक इक्वेशन, ये आप लिख लेंगे, इजी है। मेथेनोइक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होते, रीजन मैंने बताई है क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड के तौर पे शो बिहेव कर रहा होता है। एथेन डाइऑइक एसिड ऑक्सीडाइज होती है, ये भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके उसमें एड्रेस हो चुके हैं। ये वाले भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने सारे एड्रेस कर लिए हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आपके पास ये सेकंड वाला है और आपके पास ये थर्ड वाला है। बाकी भी ऑब्वियसली हैं, बाकी भी आप लोगों ने देखने छोड़ने तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो है ना वो यहाँ पे बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। आप जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने तकरीबन सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, एवरीथिंग इज़ अपलोडेड, बट फिर भी अगर किसी ने एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो उनके लिए मैंने जो है ना वो मेंबर ओनली जो है ना वो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बट डोंट वरी, मेंबर ओनली कंटेंट इज़ ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड